नमस्कार बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज तृतीय वर्ष की कक्षा के सेकंड पेपर यानी राजस्थान के इतिहास के ही एक प्रकरण, बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सिसोदिया वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासकों में से एक महाराणा सांगा के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने जो है शासन की प्राप्ति बड़ी कठिन परिस्थितियों में की, लेकिन जब एक बार राजा बन गए, महाराणा बन गए, तब उन्होंने अपने राज्य को बड़ी बखूबी संभाला और उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख शक्तियों में से उभर करके सामने आए। उन्होंने हिंदू सुल्तान यानी हिंदू सुल्तान की उपाधि भी धारण की। महाराणा सांगा का शासनकाल माना जाता है 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। उनके पिता का नाम था रायमल। रायमल के 13 कुंवर और 2 पुत्रियां थीं। इनमें पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और संग्राम सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी राजकुमारों में पृथ्वीराज बड़ा योग्य था, युद्ध विद्या में निपुण था। हालांकि राणा सांगा यानी संग्राम सिंह महत्वाकांक्षी था, लेकिन पृथ्वीराज की योग्यता, उसके बड़े होने के कारण वो नेपथ्य से ही मन हालांकि राणा बनने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन खुले में कुछ नहीं कह रहा था। इन्हीं में से कुछ कहानियाँ हमारे सामने प्रसिद्ध है जो कि ख्यात लेखकों ने बताई है। उनमें से बताते हैं कि एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपनी अपनी जन्मपत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के यहाँ पहुंचे। ज्योतिषी ने सभी राजकुमारों के ग्रह की प्रशंसा की और बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग सबसे बड़ा प्रबल है। ऐसे में पृथ्वीराज, जो कि सबसे बड़ा था और महत्वाकांक्षी था, युद्ध क्षेत्र में अच्छा था, निपुण था, तो ये भविष्यवाणी सहन नहीं कर पाया और उसने आवेश में आकर तलवार निकाली, जिससे संग्राम सिंह बच तो गया, परंतु तलवार की हूल से उसकी एक आंख हमेशा के लिए जाती रही और इन राजकुमारों में विरोध जो है बढ़ता चला गया। महाराजा रायमल का चाचा सारंगदेव पहुंचा। उन दोनों को उन्होंने भला बुरा कहा, समझाया। उन्होंने सांगा की आंख का इलाज भी करवाया। अब ऐसा हुआ कि जब देखा गया कि राजकुमारों में द्वेष इतना अधिक बढ़ गया है, तो उन सभी ने फैसला किया कि भीमल गांव के एक चारण जाति की पुजारिन है, जो कि चमत्कारी रूप से जानती है, ज्योतिष विद्या की अच्छी जानकार है, भविष्य देख सकती है, क्यों ना इस संबंध का निर्णय उन्हीं से करा ले। सारंगदेव और उसके साथी तीनों राजकुमारों को लेकर भीमल गांव की देवी के मंदिर की पुजारिन के पास पहुंचे। पुजारिन उस समय नहीं थी। पृथ्वीराज, चूंकि बड़ा था, ऊंचे आसन पर बैठ गया और उसके पास जयमल भी बैठा। संग्राम सिंह पास ही पड़ी एक सिंह की खाल पर बैठा था और सारंगदेव उस आसन के किनारे एक सहारे पर बैठा था। जब पुजारी आई तो सभी ने सम्मानपूर्वक उससे भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। पुजारिन ने भी वही भविष्यवाणी की जो पहले ज्योतिषी ने करी थी, और ये जैसे ही सुनी, तीनों में वही युद्ध शुरू हो गया। कुंवर पृथ्वीराज, उसे अपने बल पर बहुत अधिक विश्वास था। वो पुजारिन की, ज्योतिषी की बातों को वहीं असत्य साबित करना चाहता था। उस समय सारंगदेव अगर बीच में नहीं आया होता तो शायद संग्राम सिंह जीवित नहीं रहता। इस तरह के आपस के युद्ध से पृथ्वीराज, सारंगदेव और संग्राम सिंह घायल हो गए। एक दूसरे से बचने के लिए इधर उधर भागे। भागता हुआ संग्राम सिंह और उसका पीछा करता हुआ जयमल सेवंतरी गांव पहुंचे। यहाँ एक राठौर सामंत था, बीदा। उसने संग्राम सिंह को शरण दी और स्वयं जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। संग्राम सिंह गोडवाड़ के रास्ते अजमेर पहुंचा। अजमेर के कर्मचंद पमार ने उसे अपने यहाँ शरण दी और अज्ञात रूप से वो जो है अपनी शक्ति का संगठन करता रहा। ऐसा कहा जाता है दंत कथाओं में। चित्र में आप जैसा देख रहे हैं कि करमचंद ने देखा कि एक राजकुमार लेटा हुआ है और एक सांप जो है वो उसके ऊपर छाया कर रहा है, तो उसे देखकर राणा के ओज से, उसकी तेजस्विता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसे अपना दामाद भी बना लिया और उसको सैनिक सहायता भी दी। अब लग ये रहा था कि संग्राम सिंह के 2 बड़े भाई हैं, तो उसका राजा बनना कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल होती चली गई, जैसे कि ज्योतिषी और पुजारिन ने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीराज की मृत्यु जो है उसके खुद के जामाता के द्वारा विष की गोलियां निगलने से हो गई और कुंवर जयमल सोलंकियों से युद्ध करता मारा गया। राय सिंह वैसे निकम्मा था, तो मेवाड़ के सामंत उससे नाखुश थे। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज द्वारा हो चुकी थी। बचा हुआ सूरजमल भी नए राज्य की स्थापना में कांठल की ओर चला गया। अब जो संग्राम सिंह के जो सारे विरोधी थे समाप्त हो चुके थे और रायमल के लिए संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। इसलिए जब रायमल मृत्युशैया पर था तो सांगा को अजमेर से मेवाड़ बुलाकर उसे मेवाड़ का स्वामी बना दिया गया। अपनी सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठा और साथ ही साथ सबसे बड़ी तकदीर या घटना चक्र के सहयोग से सांगा ने मेवाड़ नेतृत्व के स्वप्न को 1509 ईस्वी में पूरा कर दिया।
अब हम आ जाते हैं उसके शासनकाल की आरंभिक कठिनाइयों पर। सांगा वैसे तो मेवाड़ का राजा बन गया था, लेकिन उसने ये देखा कि उसका राज्य जो है शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ था गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा, मालवा में नासिरुद्दीन और दिल्ली में लोधी वंश का सिकंदर लोधी। ये तीनों तरफ से एक तरह से मेवाड़ के राज्य को घेरे हुए थे। वैसे तो अगर अकेले रहते तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन अगर ये आपस में सहयोग करके मेवाड़ पर हमला करते तो मेवाड़ को बहुत अधिक हानि पहुंचा सकते थे। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराणा ने अपने हितैषी करमचंद पंवार को रावत की पदवी दी, सम्मानित किया और उसे अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, पनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने दे दिए। इस तरह उत्तरी पूर्वी मेवाड़ के भूभाग पर एक शक्तिशाली सामंत स्थापित कर दिया। अपनी सीमा की सुरक्षा राणा ने कर ली। दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही और वागड़ के राजाओं को अपना मित्र बनाया और ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने प्रशंसक रायमल को बिठा दिया। मारवाड़ का शासक भी उसका सहयोगी बन गया था। अब हम आ जाते हैं राणा सांगा और गुजरात के संबंधों पर। अपने आसपास के जब निर्बल शासकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई, सहायता दी, तो उनको महाराणा ने अपने पक्ष में कर दिया। तो इससे शीघ्र ही गुजरात राज्य से उसका वैमनस्य बढ़ गया। वैसे तो गुजरात मेवाड़ के संघर्ष का चैप्टर जो है, अध्याय है, कुंभा के समय में शुरू हुआ था और उसकी समाप्ति यहाँ भी नहीं हो आई थी। जिस वीरोचित परंपरा को कुंभा ने स्थापित किया था, उस परंपरा पर बल देना, कुंभा द्वारा निर्धारित नीति को सफल बनाना महाराणा अपना उत्तरदायित्व समझता था। 1514 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने यह सुना कि राणा सांगा ने भारमल, जो कि ईडर का शासक था, उसको वहाँ से निकालकर रायमल को ईडर का राज्य सौंप दिया है। और तो उसने अहमदनगर के जागीरदार निज़ामुल मुल्क को रायमल को पदच्युत करने के लिए सेना दे करके भेजा। जब निज़ामुल मुल्क की सेना ईडर में आई तो रायमल पहाड़ों में चला गया, परंतु फिर अपनी शक्ति के संगठन पर गुजराती सेना पर टूट पड़ा और निज़ामुल मुल्क भाग करके ईडर छोड़ करके चला गया। जब गुजरात के सुल्तान तक ये सूचना पहुंची तो वो बहुत क्षुब्ध हुआ और उसने ज़हीरुल मुल्क को भेजा, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली। तीसरी बार भेजा गया मलिक हुसैन को, जो ईडर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर गया। ऐसी स्थिति में 1520 में स्वयं महाराणा एक बड़ी सेना लेकर के उधर आया। राजपूतों की सेना से मलिक हुसैन की गुजरात की सेना पराजित हो गई। महाराणा ने रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया और अहमदनगर को घेर दिया, जहां मलिक हुसैन छुपा हुआ था। यहाँ भी मुस्लिम सेना महाराणा का सामना नहीं कर सकी। अहमदनगर के कई हाथी और असबाब महाराणा के हाथ में लग गए। इस वजह से महाराणा ने गुजरात को अपनी शक्ति से भयभीत कर दिया। महाराणा की इस वजह से गुजरात का शासक मुजफ्फर बड़ा लज्जित हुआ। उसने महाराणा के विरुद्ध अभियान छोड़ने की तैयारी की। सोरठ का हाकिम मलिक अयाज भी उसके साथ हो गया और दोनों की सेना ने, मिलीजुली सेना ने मेवाड़ पर हमला कर दिया और मार्ग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को नष्ट करती हुई मंदसौर तक आई। ऐसे में राणा की सेना में सलहदी तंवर राजपूतों के साथ आ मिला। मलिक अयाज ने जब देखा कि युद्ध में खुद हार जाएगा तो उसने राणा से संधि कर ली, जिससे सुल्तान को भी लौटने के लिए विवश होना पड़ा। अगला है राणा सांगा और मालवा के संबंध। महमूद द्वितीय के समय मालवा की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ के मालवा का जो शासक था सांगा का समकालीन, वो महमूद द्वितीय था। वहाँ के अमीर शक्ति का संगठन कर सुल्तान को दबाए रखना चाहते थे। सुल्तान को जो है एक प्रबल राजपूत सरदार मेदिनी राय के हाथ में सारा प्रशासक दिया हुआ था, जिससे मुसलमान अमीर संतुष्ट नहीं थे। अंत में इन अमीरों ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया और गुजरात सुल्तान को अपना और गुजरात का आश्रित बना दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की सहायता से मालवा पर वापस आया, पर उपयुक्त अवसर न समझकर राणा की फौजें चित्तौड़ लौट गई। मेदिनी राय को गागरोन, चंदेरी आदि इलाके देखकर राणा सांगा ने उसे अपना सामंत बना लिया। जब सुल्तान महमूद ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन पर हमला किया तो राणा ने बदले में सहायता की मेदिनी राय की, न सिर्फ बल्कि महमूद को पराजित कर लिया और कैद में रख लिया। थोड़े समय पर बंदी बनकर राणा ने उसे अच्छे व्यवहार की प्रतिज्ञा ली और उसे वापस मुक्त कर दिया। इस अवसर पर सुल्तान ने अपने एक शहजादे को जामीन के तौर पर चित्तौड़ छोड़ा और महाराणा को रत्न जटित मुकुट और सोने की कमर पेटी भेंट दी। राणा को महमूद को छोड़ देने और मांडू लौटा देने की नीति की वैसे कुछ इतिहासकारों ने निंदा की है, लेकिन ये एक दूरदर्शी नीति थी। एक ऐसा देश जो कि उसका नहीं था, अगर वो वहाँ जाकर के अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता तो निश्चित ही सारे सामंत, सारी प्रजा उसकी विरोधी हो जाती। ऐसे में उस
अपने पड़ोसी देश पर अपने एक शासक को मित्र बनाकर उसे सत्ता पर बिठाना, उसे गद्दी सौंपना कहीं एक दूरदर्शितापूर्ण कदम हम कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तरी भारत की प्रमुख शक्ति दिल्ली सल्तनत और सांगा के संबंधों पर। सांगा ने जब दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाया तो उसने अपने अधीनस्थ के जो मेवाड़ के निकटवर्ती भाग जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उनको अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध सिकंदर तो नहीं कर सका। लेकिन सिकंदर के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी जब राजा बना, शासक बना, सुल्तान बना, तो उसने 1517 में एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। खातौली के मैदान में दोनों दर्रों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुल्तान जो है अपने साथियों के साथ पराजित होकर भाग गया। उसका एक शहजादा राणा द्वारा बंदी बनाया दिया गया, लेकिन उससे बाद में कुछ दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। अगले ही वर्ष यानी 1518 में सुल्तान ने मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के साथ एक बड़ी सेना को राणा के विरुद्ध, जो पहले खातौली के मैदान में पराजित हुआ था, उसका बदला लेने के लिए भेजी। ऐसा बताते हैं फारसी लेखक लिखते हैं कि मियाँ हुसैन इस अवसर पर राणा से मिल गया और मियाँ माखन के पत्र से सुल्तान की सेना का सहयोगी बनना बताया गया है। उनमें इस युद्ध की हार होना उल्लेखित है, परंतु बाबर ने धौलपुर की लड़ाई में लिखा है अपनी बाबरनामा में, तुजु के बाबरी में, जो कि उसकी आत्मकथा है, कि राजपूत इसमें विजित रहे थे। तो हम बाबर के विवरण और राजपूत जो लेखक हैं उनके विवरणों के आधार पर कह सकते हैं कि राणा ने जो है 2 बार, एक बार ही नहीं 2 बार खातौली और बाड़ी के मैदानों में 2 बार दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को पराजित किया और उत्तरी भारत के सर्व प्रमुख सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। अब हम आ जाते हैं राणा के जीवन के अध्याय पर बाबर। वैसे राणा सांगा भारतीय राजाओं को गुजरात, मालवा, दिल्ली आदि के सुल्तानों को पराजित करके विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे अभी एक तूफान का मुकाबला करना था, जो कि था बाबर। बाबर ने भी सांगा की तरह अपने जीवन में कई उथल पुथल देखे थे। सिर्फ अपने धैर्य पर, साहस के बलबूते पर उसने काबुल में एक नए राज्य की स्थापना की। छोटे से काबुल राज्य जो कि गरीब था, उससे संतुष्ट नहीं था। इसी दौरान उसे लोदी सामंत जो थे, दौलत खान लोदी आदि से निमंत्रण पत्र आया और पानीपत के मैदान में उसने जो है लोदी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके विजेता बन गए। लेकिन उसकी विजेता के बाद में उसने देखा कि दिल्ली और आगरा ही उसे पूरे भारत का स्वामी नहीं बना सकती। ऐसे भारत का स्वामी बनने के लिए, उत्तरी भारत में सर्व प्रमुख शक्ति बनने के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति थी राणा सांगा, उसे पराजित करना अनिवार्य था। सांगा भी बाबर की तरह महत्वाकांक्षी था। इसके नेतृत्व का लोहा अफगान और भारतीय राजा दोनों मानते थे। राजपूत जो शासक थे उनका तो ऐसा विश्वास था कि वो क्षमता रखता है कि दिल्ली पर वापस से हिंदू शासन स्थापित कर सकेगा। बाबर भी भली भांति सांगा की मानसिक और भौतिक स्थिति जानता था, इसलिए उसने अफगानों की समस्या से पहले राजपूत समस्या को निपटाने का निश्चय किया। अब सवाल यही उठा कि किस बहाने युद्ध लड़ा जाए, तो उसने एक बहाना दिया। बाबर लिखता है कि सांगा ने जो है मुझे निमंत्रण दिया था, लेकिन पानीपत के मैदान में जब मैं गया तो सांगा जो है अपनी जगह से हिला भी नहीं। साथ ही उसने ये भी बताया कि दिल्ली और आगरा लेने पर भी सांगा के प्रस्थान का कोई नामो निशान नहीं था। इस कथन से बाबर ने राणा पर आक्रमण करने का एक बहाना ढूंढ लिया। ज़्यादातर इतिहासकार आज के बाबर के इस कथन को, क्योंकि इस कथन की पुष्टि दूसरे किसी भी अन्य समकालीन स्रोत से नहीं होती है, इसलिए इस कथन को सही नहीं मानते हैं। सांगा जो है उसे ऐसा लगा कि बाबर जो है पूर्व में जब तैमूर लंग आया था तो लूटपाट करके चला गया था, तो उसे ऐसा लगा होगा कि लूटपाट करके चला जाएगा और जब लोधी वंश खत्म हो जाएगा तो दिल्ली की गद्दी उसके लिए खुली होगी। लेकिन जब बाबर ने भारत में ही रहने का निश्चय किया तो सांगा के लिए अपनी उत्तरी भारत में सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक बनने के लिए, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, इतिहास में अपना नाम सदैव के अमर करने के लिए ज़रूरी था कि वो बाबर को पराजित करता। तो दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ होना स्वाभाविक है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बाबर की, सांगा की जो सीमाएं थी राज्य की, वो आगरा के पास पीलिया घाट तक पहुंच गई थी। इन कारणों से स्पष्ट है कि दोनों शत्रु एक दूसरे की ताकत से परिचित थे। दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे 2 शक्तिशाली शासक एक साथ उत्तरी भारत में नहीं रह सकते। बाबर ने पंजाब ले लिया, वहाँ की शासन व्यवस्था जमाने लगा।
फिर उसे ऐसा लगा कि लूट खसोट बात सांगा को लगा कि ये चल देगा, परंतु जब बाबर ने भारत में ही रुकने का निश्चय किया तो प्रॉब्लम जो है, तकलीफ जो है, यहीं से शुरू हो गई। सांगा अपनी शक्ति का संगठन कर राज्य विस्तार की योजना में व्यस्त था, तो बाबर सांगा का सामना करने के उपाय में लग रहा था। उसने शीघ्र ही जो बिखरी हुई सेना थी उसको इकट्ठा किया, हुमायूं को जौनपुर से बुलाया, 5 दिन आगरा में ठहरकर सीकर की ओर बढ़ा, पानी और रसद की व्यवस्था की। इसी समय बयाना के युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों ने राजपूतों के युद्ध कौशल की प्रशंसा की, जिसके कारण बाबर की सेना में जो है भय और आतंक का वातावरण बन गया। इसी दौरान काबुल से आने वाले एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की कि ग्रह जो है बाबर के अनुकूल नहीं है, तो सेना में निराशा छा गई। बाबर के हम इसी में कहते हैं कि इतनी निराश भय से आक्रांत सेना को कैसे उसने धर्म के नाम पर एकजुट किया। बाबर ने एक युक्ति सोची, उसने धर्म विरुद्ध जो भी आचरण किया उसका प्रायश्चित करने के लिए 25 फरवरी 1527 को शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। सोने चांदी की सुराहियाँ, प्याले और अन्य जो उपकरण थे उसने तुड़वा दिए और गरीबों को बांट दिया। जीवन मरण की घटना को साधारण बताते उसने एक भाषण भी सैनिकों के सामने दिया, जिससे उन्हें जीवन का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिली। तो इस तरह से धार्मिक रूप से अपने सैनिकों को बाबर ने उत्तेजित करके खानवा के मैदान में फूंक दिया। इस दृढ़ प्रतिज्ञ सेना को लेकर बाबर खानवा के मैदान में आ गया। यहाँ खाइयाँ खोदी गई, तोपों की गाड़ियों को जंजीरों से बांधा गया, गोलंदाजों, बंदूकचियों और घुड़सवारों को उसी तरह जमाया गया जैसा कि पानीपत के मैदान में जमाया गया था। और बाबर जो है स्वयं रिजर्व में रहा, सारी व्यवस्था के निरीक्षण के लिए रहा। सांगा को उस दौरान सफलता ही सफलता मिल रही थी। वो जातीय गौरव, शौर्य के भावावेश में धीरे धीरे शत्रु का सामना करने के लिए बढ़ा। 16 फरवरी के बाद में बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए 13 मार्च को खानवा के पास पहुंचा। इस देरी ने बाबर के सैन्य संगठन का अच्छा अवसर दे दिया था। सांगा के लिए अब सेना के जमाव का बहुत कम समय था। राणा ने जो है पाती पेरवन की जो प्रथा थी प्राचीन काल में, मदद के लिए अन्य कई राजपूत शासकों को अपने साथ बुलाया था, जिनमें मारवाड़ के गांगा की सेना थी, जिसमें जो मालदेव भी था, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का उदय सिंह, मेदिनी राय, बीकानेर का कुंवर कल्याण सिंह, ये तो योद्धा थे ही थे, साथ ही साथ महमूद लोधी भी था। उसने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। राणा खुद हाथी पर बैठकर सेना संचालन का कार्य संभाला। इतनी बड़ी सेना का अनुपात 2:1 था। अगर सांगा की सेना में 2 तो बाबर की सेना में 1 सैनिक थे। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ में राजपूत बाजी लेने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे मुगल सेना बढ़ती चली गई। तुलुगमा युद्ध जो पद्धति थी, दोनों साइड के जो रिजर्व सेना थी वो पीछे से घूम करके जब सेना करने लगी और जब मुगल तोपखाने की तोपें आग उगलने लगी तो राजपूत जो है भौचक्के रह गए। शत्रुओं की हताहत खोपड़ियों को बटोर कर बाबर ने बाद में मीनार खड़ी की। बाबर की विजयश्री खानवा के युद्ध में हुई, जिसने बाबर को भारत का स्वामी बना दिया। अब कई बार हम आ जाते हैं कि राणा सांगा की पराजय के कारण क्या क्या थे। कुछ राजपूत इतिहासकार कहते हैं कि सिलहदी तंवर शत्रुओं से मिल गया, लेकिन मुख्य कारण नहीं था, क्योंकि सिलहदी ने राजपूत दल को राणा के युद्ध स्थल से प्रयाण के बाद बदला था। अब राजपूत सैनिक अपना अंतिम प्रयत्न कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये कि बाबर के पास उस समय एशिया का सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, जिसका कि राजपूतों को कोई भी अनुभव नहीं था। बाबर की युद्ध नीति अच्छी थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण जो साइड से सैनिक घूम करके वापस आकर के आक्रमण करते हैं तो राजपूत भौचक रह गए। बाबर ने जल्दी पहुंच करके अच्छी सामरिक स्थिति संभाली। दूसरा, राणा की जो सेना थी अलग अलग सामंतों की, राजाओं की सेना थी, तो एक खिचड़ी सी सेना थी। भानुमति का कुनबा था जो कि बाबर की व्यवस्थित प्रोफेशनल प्रशिक्षित सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी। खानवा के युद्ध के बाद सांगा जब बेहोश हो गया युद्ध के दौरान, तो उसे जो है वहाँ से युद्ध स्थल से दूर ले जाया गया और उसकी जगह जो है एक झाला बीदा को जो है राज चिन्ह धारण करवा दिए गए। और जब सरदारों को धीरे धीरे पता चला कि सांगा युद्ध मैदान से चला गया है, तो उन सभी ने हाथ खड़े कर दिए और बाबर को खानवा के युद्ध में जो है जीत हासिल हुई। ये मानना कि खानवा का पराजय राजपूतों का सर्वनाश थी गलत है, उनमें फिर भी संगठन था। इस युद्ध में कई राज परिवार के प्रमुख व्यक्ति मारे गए, फिर भी थोड़े समय के लिए उनकी जो राजपूतों की शक्ति थी आगे चलकर अकबर के लिए समस्या बन गई। अब हम आ जाते हैं सांगा के अंतिम दिन।
मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बसवा ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वो पुनः युद्ध के मैदान में जाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी सेनाएं पराजित हो चुकी हैं। तब उसने प्रतिज्ञा ली कि बाबर को पराजित किए बिना चित्तौड़ नहीं लौटेगा। तब तक जब तक कि बाबर को वापस से वो हरा नहीं देगा, उसने पगड़ी बांधना मना कर दिया और एक चीरा लपेट कर रहने लगा और युद्ध की तैयारी में लग गया। उसने फिर से अपने सामंतों को रणस्थल में उपस्थित होने के लिए पत्र लिखे और खुद एरीज के मैदान में आकर के डट गया। जब उसके साथियों को ऐसा लगा कि हम पहले ही इतना बुरी तरह से, जब सारे राजपूत सेनाएं मिलकर भी बाबर को नहीं हरा सकती, तो अब टूटी फूटी लूटी सेना क्या पराजित करेगी। तो उनको लगा कि मेवाड़ का सर्वनाश होने से बेहतर यही है कि राणा को मार दिया जाए। उन्होंने मिलकर उसे राणा को विष दे दिया। इससे 30 फरवरी 1528 को राणा की मृत्यु हो गई। उसका शव कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया, जहाँ आज भी उसकी समाधि बनी है, जो कि उस योद्धा का स्मरण कराती रहती है। अब हम आ जाते हैं उनके मूल्यांकन पर। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने कहा गया है, महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उससे पीछे राज्य दे देना सांगा जैसा उदार और वीर पुरुष ही कर सकता था। वो एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने कितने ही शहजादों राजाओं को अपनी शरण में अच्छी तरह रखा और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए युद्ध भी किया। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में अमर है, जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत जातियों को विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए संगठित किया। महाराणा के सेनापतित्व में 108 से ऊपर राजा महाराजा लड़ा करते थे। सांगा का समय शांति का नहीं था। वो हर समय लड़ाई, युद्ध, पराक्रम से देश रक्षा करता रहा। अवसर को पहचानकर महाराणा ने जातीय जीवन को स्थिर करने के लिए और देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए। वो ऊंचे आदर्शों से और देशाभिमान से प्रेरित था। उस समय की जनता ने महाराणा का पूरा साथ दिया। इस संबंध में एक प्राचीन गीत भी प्रचलित है, जिसमें महाराणा की वीरता बताई गई है। जन महमद बंदियो सुजड़ से है सैन सांगारे, मुदाकर गढ़माल अपद उभराव उतारे। सांगा ने अपने देश की गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक टांग तुड़वा दी थी। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर अलग अलग 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। फिर भी उन सारे घावों से, इन सारी पीड़ाओं से घबरा कर वो युद्ध लड़ता रहा। अपनी फौलादी शरीर मृत्यु तक भी लड़ने के लिए वज्र की भांति मजबूर बना रहा। इतनी शारीरिक अक्षमताओं के होते हुए चरित्र के बल पर उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी कि उच्च पद पर चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता ज़्यादा आवश्यक है। उसने हिम्मत, वीरता के आचरण को अपना कर अपने आप को न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत के इतिहास में भी अपना एक विशिष्ट स्थान उसने बना लिया। इतना कहकर ही सांगा के बारे में आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि इस लेक्चर से सांगा के जीवन के तो महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित हुए ही होंगे, लेकिन सांगा जैसे वीर योद्धा जो हमारे इस प्रदेश में पैदा हुए, इससे प्रदेश के प्रति आपके मन में गौरव की भावना जागृत हुई होगी। धन्यवाद।